जरा ध्यान दीजिए, स्वर संधि पढ़ेंगे नहीं। चलिए आज का डेट है 10/2/2022। बेवजह आप लोग रिप्लाई नहीं दीजिएगा, एक बेवजह रिप्लाई नहीं दीजिएगा। बाद में आप लोग अगर वीडियो देखिएगा भी तो आपको खराब लगेगा। सिर्फ बेवजह रिप्लाई नहीं दीजिएगा, अगर चाहते हैं कि इसको बाद में देखें तो ठीक है। बाकी फिर वो मेरे लिए सिर्फ हो जाएगा देखने के बाद तक, फिर चलो पढ़ा रहे। देखिए इधर स्वर संधि के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो दिखा रहा है ना स्वर संधि। देखिए स्वर संधि की जब हम लोग बात करें तो स्वर संधि कल बताए थे कि स्वर संधि में जब दो शब्द रखेंगे, नहीं दो शब्द रखेंगे, एक शब्द यहाँ होगा प्लस दूसरा शब्द होगा, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और इसका शुरू का वर्ण भी क्या होगा, स्वर। तो इसके बीच जो संधि होगी, यहाँ कोई जो बनेगा वो स्वर ही बनेगा। क्या बनने वाला है, स्वर, स्वर बनने वाला, ठीक है। अगर स्वर ही बनेगा तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी स्वर संधि, ठीक है। क्या हो जाएगी, स्वर संधि। जैसे बहुत ही प्रचलन में उदाहरण है, और पहले भी इसको एक उदाहरण के तौर पर हम लिए थे कि सूर्य प्लस उदय, हला नहीं, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, और इसका प्रारंभिक वर्ण, ये दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर हैं। तो दोनों स्वर हैं, इसका मतलब स्वर स्वर के बीच संधि होगी, तो जो नया वर्ण बनेगा ओ बनेगा, और ओ की वर्तनी होती है ए वाला, है ना, इसको हम लोग वर्तनी में यूज करते हैं। तो ये हमारा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, सूर्योदय, दय बनेगा। तो प्रश्न ये है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। कौन सी संधि है, अगर स्वर व्यंजन और विसर्ग में बांटना हो तो इसमें स्वर संधि है। अब हम लोग देखे थे कि जब हम स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जब हम स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, स्वर वर्ण जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग कुछ वर्गीकरण किए थे। एक लिखे थे ह्रस्व स्वर, है ना जी, दूसरा लिखे थे दीर्घ स्वर, तीसरा लिखे थे गुण स्वर, और चौथा लिखे थे वृद्धि, है ना। और पांचवा बताया था आपको कि एक होता है यण, है ना, यण होता है, और छठा होता है अयादी। ऐसे हम चर्चा किए थे कि संधि में जब हम पढ़ेंगे तो इन स्वरों की जरूरत होगी, ऐसा हम बात किए थे। तो जब भी हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो ये जो 6 ग्रुप हम किए थे उस समय स्वर वर्ण के, इसमें से ह्रस्व, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और यायादी। तो जब हम संधि पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो ये हर्ष को उसमें नहीं पढ़ेंगे, हर्ष को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए संधि का अर्थ ही होता है मिलन। तो मिलन यानी दो वर्णों के मिलने। तो हम देखे थे कि इस हर्ष स्वर किसी से भी मिलकर नहीं बना हुआ था, और लेकिन दीर्घ स्वर मिल करके बना हुआ था। या से आ, ई से ई, उ से उ, ऐसा बना हुआ था। तो इसमें इसका मतलब है कि ये दीर्घ स्वर संधि से ही बना था।
दो स्वर को मिलाने से ही। गुण भी ऐसे ही बना था, या और ए से, नहीं आ और ई से, आ और उ से, ऐसा बना था। वृद्धि वैसा ही बना था, यंग भी वैसे ही बना था, और अयादि भी वैसा ही बना था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यंग, अयादि, इनका निर्माण, इन स्वरों का निर्माण भी संधि से हुआ। क्या इन स्वरों, यानी ये व्युत्पन्न स्वर उत्पन्न किए गए, क्या करके? दो स्वरों को मिला करके। तो दो स्वरों को मिला करके इसको ऐसे ही उत्पन्न किए गए। तो निश्चित रूप से है कि एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो फिर यही दोनों मिल जाएगा तो वही बनाएगा जो बनता है इसका। तो हम स्वर वर्ण में ये जो 6 ग्रुप देखे थे, उसमें हर्ष का अध्ययन स्वर संधि में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर्ष स्वर में कोई संधि नहीं है। तो अब हम जो संधि का अध्ययन करेंगे ये पांचों के आधार पर करेंगे। क्लियर है? तो स्वर संधि जो है, तो स्वर संधि के 5 भेद करेंगे हम लोग। एक दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। क्लियर हो गया जी। तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है, और ये 5 भेद किसी के नाम पर रख देंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयादि। क्लियर है? हर्ष स्वर संधि भी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हर्ष वर्ण किसी भी स्वर के मिलने से बना हुआ नहीं है। ये मूल स्वर है। हर्ष स्वर जो है वो मूल स्वर है, इसलिए इसमें कोई संधि पढ़ना हमको नहीं है। क्लियर है जी। प्रपोज करो। स्वर वर्ण के बारे में देख रहे थे कि इसको 6 ग्रुप में किए थे संधि पढ़ने के ख्याल से। ठीक है, तो उसमें से एक हटा देंगे तो स्वर संधि के जो भेद होंगे वो 5 होंगे। कितने भेद होंगे? 5। पहली जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, जो लिखते हैं वो आना चाहिए। ठीक है जी। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। और चौथा होगा अन्य स्वर संधि, यण स्वर संधि। और 5वां क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखो यहीं पर थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो दीर्घ स्वर संधि में जो वर्ण बनेंगे इसमें आदेश होगा, ध्यान देना, इसमें आदेश होगा। एक इसमें 2 वर्णों के बीच आदेश होगा। आदेश समझ रहे हैं ना? जी। 2 वर्णों के बीच आदेश होगा, नहीं नया वर्ण आएगा। ठीक है जी। आदेश होगा, तो आदेश होने के बाद जो वर्ण बनेगा, यहाँ बनेगा आ, बनेगा वो, फिर बनेगा ई, और फिर बनेगा ओ, और एक और भी बनेगा, वो बनेगा री। ध्यान से सुनिएगा, जब 2 शब्दों को मिलाएंगे और जब उनके वर्ण निर्दिष्ट वर्ण है ना, जब उसके निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलने के बाद यदि आ, ई, उ, री ऐसा अगर बनाते हैं, इन चारों में से कोई बनाते हैं, तो वहां पर जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। क्लियर है? और गुण में अगर बनाता है ए, ओ और बनाएगा अर, ऐसे
ठीक है ना। जी। अगर ऐसा बनाएगा तो ये जो है गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। और यदि बनाएगा आय और क्या बनाएगा आओ, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? क्यों? क्योंकि ये वर्ण वृद्धि है, ये वर्ण ही क्या है? वृद्धि है। और यदि बनाता है या ला, इसमें ला हम लोग को नहीं पढ़ना है ना जी। अगर ये बना लेता है तो या व रा अगर बना लेता है तो कौन संधि? अनुस्वर संधि। यन संधि। और यदि बनाता है आय ऐसा बनाता है, और यदि बनाता है आओ, और यदि बनाता है क्या आओ, तो ये चार अगर बनते हैं तो वहां पर कौन सी संधि? आयादी संधि होगी। मतलब ये समझिए कि दो स्वर वर्ण को मिला दें, और दो स्वर वर्ण को मिलाने के बाद अगर आ ई उ री ये अगर बनता है तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और अगर दो वर्ण को मिलाते हैं, दो स्वर वर्ण को, और अगर ए ओ अर होता है तो कौन सी संधि? ठीक है। और अगर ए आय और औ बनता है तो, अगर या व रा बनता है तो आय औ आओ ये बनता है तो आयादी स्वर संधि। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जगह हम बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना। इसी चीज को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। एक आओ बना ले, चाहे तो क्या बना ले? आओ बना ले, ऐसा, ठीक। जैसे देखिए, मान लो कृपा जोड़ आकांक्षी, कृपा जोड़ आकांक्षी, ठीक है ना जी। कृपा जोड़ आकांक्षी। देखो आकांक्षी, देखिए विद्यालय हिमालय ये बहुत पढ़ लिए आप लोग, ऐसे उदाहरण बहुत आ गए हैं, इसलिए कुछ नया उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो कृपा जोड़ आकांक्षी, आकांक्षी का अर्थ होता है चाहने वाला। सुन लीजिए, आकांक्षी का अर्थ होता है चाहने वाला, कांक्षी का भी अर्थ होता है चाहने वाला, ठीक है जी। और तो चाहने वाला, और कृपा तो समझ रहे हैं दया, है ना। तो जिसको कृपा की आवश्यकता है, जो कृपा चाहता, नहीं कहता आपकी कृपा चाहिए, तो जो कृपा चाह रहा है वो कहलाएगा आकांक्षी। क्या किसके आकांक्षा कर रहा है? वो कृपा की। तो इसको अगर हम संधि करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्री ऐसे कर लेते हैं और आ कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऐसे अलग कर सकते हैं, कृपा और आकांक्षी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अंतिम वर्ण क्या है? आ, और अंतिम शुरू का वर्ण क्या है? आ। तो आप जान रहे हैं कि आ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ, है ना। इसका मतलब हुआ ये दोनों आ नहीं रहेंगे, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है, दोनों हट जाएंगे। और यहाँ पर एक नया तो नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों को हटा करके फिर से यहाँ आ ही बनेगा, क्योंकि आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। और आ की जो वर्तनी होती है वो होती है ए वाला, आ की वर्तनी, क्या? आ की वर्तनी। तो ये बन जाएगा हमारा कृपा
और ये तो आ तो हट चुका है, क्या बनेगा कांची। और इस देखो आ यहाँ लिखेंगे तो इसके बदले इसकी वर्तनी को लिखेंगे तो हो जाएगा ऐसे, है ना। समझ लीजिए, थोड़ा मोटा कर दे रहे इसको। यही वाला आया नया, तो हो गया कृपा कांची। अब हमारे पास देखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये नया बना और ये जो नया बना इनमें से कौन है? इनमें से ये है ना। और ये है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? तो आपसे ऐसे ही शब्द पूछ लिए जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसमें है किसमें नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना जी। जैसे मान लो भानु, भानु जोड़ उदय। ध्यान से सुनिए, ये शब्द अक्सर शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग गलत नहीं करना है इसको। चलिए, भानु जोड़ उदय, ये बताइए इसका अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। ठीक, इसका अंतिम वर्ण ऊ है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख ले क्या? भान और ऊ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको क्या? एक बार उधर दिखाना है, कितने लोग का है ऐसा होगा, हाथ खड़ा करना जरा। ऐसा लिख सकते हैं, भान ऊ लिख सकते हैं। देखिए इन लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब इन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्लास में पढ़ाए थे वर्ग विच्छेद, याद कर लीजिए, नहीं है तो कॉपी देख लीजिए। वर्ण विच्छेद कल से देख के आइएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं भानु यानी ऊ को बाहर कर दिए प्लस उदय। अगर वर्ण विच्छेद नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए, भानु जोड़ उदय ऐसे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है और यहाँ का प्रारंभिक वर्ण क्या है? तो ये दोनों वर्ण मिल करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ऊ और ऊ मिल करके बनाएंगे ऊ, है ना, यानी बड़ी ऊ बनाएंगे इसको। और इसकी वर्तनी होती है ऐसे, किसी लाइन के नीचे ऐसे, है ना, ये इसकी वर्तनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भान, भान नहीं, और ये ऊ लगा देंगे, या ऐसे लिख लो भान और बड़ी ऊ ना, ऊ ऐसे हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? भान। देखो इसकी वर्तनी क्या होती है? ये है ना, तो यहाँ लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा नू, नहीं भानुदय। क्लियर हुआ? भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य का उदय भानुदय। क्लियर है? सूर्योदय में कौन संधि? सूर्योदय में यण संधि है, लेकिन भानुदय में दीर्घ संधि है। क्लियर है? चलिए ठीक, तो इसको नोट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। पॉज कर लो भाई। पूछता है लघुत्तर, ठीक है ना, सब पूछता है लघुत्तर। तो हाँ, शब्द है लघु और उत्तर। शब्द है लघु उत्तर। मतलब 5 मिनट शांत रहो, हल्ला बहुत करते हो, कर लेना हल्ला, समय आएगा, देंगे अलग से समय। लघु प्लस उत्तर, ठीक है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? ऊ है, यानी इसको ल हा ऐसे लिख सकते हैं।
5 मिनट। लघु प्लस उत्तर मना कर रहे हैं कि रिप्लाई मत करो। उत्तर, तो इसके पास ऊ है और इसके पास ऊ है, ये दोनों ऊ को मिलाएंगे तो और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होगी, वर्तनी ऐसे लिखते हैं। तो हमारा शब्द बनेगा ल घ उ तर। इससे ऊ हटा लेंगे, हो जाएगा ल उ तर। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे कि लघुत्तम और लघुत्तम ये दोनों में कौन सही है? ठीक, चलिए थोड़ा वर्ड को ले लेना। ले ले। लघुत्तम, लघुत्तम और लघुत्तम है ना, दो शब्द हम आपको दिए हैं, ये दोनों में कौन सही है इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। यहाँ लघुत्तम में तम प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, इसी क्लास में इस पर चर्चा किए थे। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर, वह सिस्टम इसमें लगा हुआ है, सिर्फ इसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ कोई संधि उंधी नहीं है। और इसका अर्थ होता है सबसे छोटा। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है ना, सबसे छोटा होता है, इसका अर्थ होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो ये है लघु और यहाँ शब्द है उत्तम। ठीक है ना, लघु का मतलब छोटा और उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, जो छोटा में श्रेष्ठ है। छोटे छोटे लोगों में जो क्या है? श्रेष्ठ है। छोटों में श्रेष्ठ, छोटों में उत्तम। तो यहाँ पर दो शब्द है, लघु और उत्तम। यहाँ पर एक लघु शब्द है, तम प्रत्यय है। ठीक है, जो तुलना के लिए आता है। तो इसमें अगर संधि करेंगे तो यहाँ पर है ऊ और यहाँ पर भी है ऊ, तो दोनों ऊ जैसे यहाँ मिल करके हो गया, वैसे ये हो जाएगा लघु तम। अब ध्यान देना, अगर कभी कंफ्यूज हो तो यहाँ ता में देखिए डबल ता है, यहाँ ता में एक ही ता है। सिंगल ता वाला में ध्यान रखना भू छोटा है और डबल ता वाला में भू क्या है? इसका अर्थ होता है छोटों में उत्तम और इसका होगा सबसे छोटा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखो, इस मही का अर्थ होता है पृथ्वी, समझ लो, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही कहते हैं पृथ्वी को, ध्यान से समझो, मही कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी का एक और पर्यायवाची शब्द है वसुधा, वसुधा कहते हैं, वसु कहते हैं रत्न। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मही कहा जाता है पृथ्वी को। मही किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। अब देखो, एक इसमें मही में एक ऐसे से पा लगा देंगे। पा का अर्थ होता है पालन करने वाला, राइट? पा का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी और पा का अर्थ होता है पालन करने वाला, जो पृथ्वी का पालन करता है। इस पृथ्वी का पालन पोषण करता है, पृथ्वी के पर के लोगों का पालन पोषण करता है, उसको कहते हैं मही। मही, तो मही दो शब्द से बना है, मही और पा। पा का अर्थ पालन करने वाला और मही का अर्थ क्या? पृथ्वी। और बता सकते हो कोई मही किसका पर्यायवाची शब्द है?
अरे पृथ्वी का तो मही हुआ, मही। किसी को पता है? नहीं, कोई बात नहीं। महिप कहते हैं राजा को, क्योंकि इस पृथ्वी का पालन पोषण करने वाला राजा ही है। क्लियर है? पृथ्वी को मही के अलावे भू भी कहते हैं। भू का मतलब भूमि, पृथ्वी। पृथ्वी और भूमि पर के लोगों का पालन पोषण करने वाला क्या होता है? भूप। राजा का एक पर्यायवाची शब्द भूप भी होता है। क्लियर है? हैं? हाँ, तो पर्यायवाची शब्द में हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मही में ही बड़ी, ई की वर्तनी बड़ी, समझ गए? छोटी नहीं। अब मही प्लस इंद्र, तो मही का अंतिम वर्ण क्या है? ई। और इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो बनाएगा क्या? बड़ी बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐसे बन जाएगा म ही और बिंदी लग जाएगा और द्र। महेंद्र। क्लियर है? जी। महेंद्र। क्लियर है? और इंद्र का अर्थ होता है स्वामी। एक इंद्र का अर्थ होता है स्वामी। एक इंद्र राजा तो होते हैं, लेकिन इंद्र का अर्थ स्वामी भी होता है, मालिक भी होता है। तो मही का स्वामी, मही का इंद्र कौन होता है? राजा। राजा कौन होता है? राजा। तो महेंद्र जो है राजा का एक और पर्यायवाची शब्द हो गया। राजा का पर्यायवाची शब्द महेंद्र। क्लियर है? जी। मही प्लस इंद्र। राजा का एक पर्यायवाची शब्द महेंद्र, स्वामी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए ठीक। आगे गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत को। गिरी किसको कहते हैं? पर्वत को। चलो ध्यान दो, ए है गिरी और ए है गिरी, नहीं वह धड़ाम से गिरी। यहाँ गिरी एक क्रिया है। क्लियर है? जी। और गिरी यहाँ एक संज्ञा है। क्लियर है ना? दोनों में क्या फर्क है? और इस गिरी का अर्थ होता है पर्वत। गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। पर्वत, पर्वत। क्लियर? और इसका मतलब तुम लोग को बताए थे कभी। ईश्वर तो बताए थे, स्वामी भी बताए थे, उमेश, महेश, ऐसे बहुत बनाया था तुम लोग। कमलेश बनाया था ना? उसमें इस शब्द आया था कि नहीं? आया था। इसका मतलब स्वामी, मालिक, ईश्वर है ना? तो गिरी और इस, गिरी मतलब पर्वत और इस मतलब स्वामी, पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का राजा, पर्वतराज, पर्वतों का स्वामी। ये बनेगा। तो इसका बनेगा क्या? गी। और यहाँ क्या है? ई। और यहाँ क्या है? ई। बनेगा क्या? ई, है ना? तो ये हो जाएगा गिरी और ऐसे हो जाएगा गिरीश। मारो गिरीश। क्या ऐसा गिरीश नहीं मारना है, ये वो गिरीश नहीं है, ये गिरीश है, ये गिरीश। ताला किसा है? गिरीश, है ना? गिरीश। और गिरीश मतलब पर्वतों का राजा। तो उत्तर में पर्वतराज विराट है, दक्षिण को धोता सागर का नाथ है। नहीं, यमुना जी के तट पर देखो ये निराला घाट है। अच्छा, तो सुनिए, गंगा जी का घाट है। तो उत्तर में पर्वतराज विराट है। पर्वतराज कहा गया हिमालय को। क्लियर है? पर्वतराज हिमालय। तो पर्वतराज हिमालय को कहते हैं। और हिमालय का एक पर्यायवाची शब्द गिरीश है। गिरीश। क्लियर? गिरीश का मतलब हिमालय। गिरीश का मतलब क्या हुआ? हिमालय को ही गिरीश कहते हैं। ये हिमालय का एक पर्यायवाची शब्द हो गया। आगे बढ़े। तो गिरीश बन गया ना? चलिए देख ले कैसे बनाते हैं लोग गिरीश।
ग्रीस बनाना बहुत आसान है, जी 10-20 डब्बा बना के बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो ग्रीस नहीं बनाना, ये है ग्रीस नहीं। जी चलिए वारी, वारी कहते हैं पानी को, वारी किसको कहते हैं? पानी को। वारी कहते हैं पानी को, है ना। और अब इसको मिला दो तो ये हो जाएगा रीस बारिश, बारिश। और आप लोग बोलते हैं बारिश, वो बारिश अलग है, ये बारिश अलग है। एक कहते हैं, इसको कहते हैं समुद्र को, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि पानी का राज वही है, पानी ही पानी है। क्या सभी पानी का स्वामी कौन है? समुद्र, समझे। और समुद्र का पर्यायवाची वारिस भी। क्लियर हो गए? हाँ, कोई दिक्कत? ये बताइए इन तीनों में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? हाँ, नोट करेंगे क्या? कर ले। चलिए बताइए वारिस में कौन सी संधि है? संधि, ठीक है। और अगर हिमालय में पूछा जाए तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए अब आप लोग गुण स्वर संधि सीखने के लिए तैयार हैं? और हाथ खड़ा कीजिए। तैयारी कर लिए हैं? चलिए भाई तैयारी कर लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे। हल्ला नहीं, ध्यान दीजिए। जैसे देखो महान, महान प्लस उदय, ठीक है। हल्ला नहीं, सबसे पहले देख, सबसे पहले इसमें होगा नलोप संधि। हल्ला नहीं, 2 मिनट हल्ला नहीं, इस वर्ड के लिए टाइम दो, बहुत मजा आएगा। इसमें होगा सबसे पहले नलोप संधि, ना का लोप हो जाएगा, आधा ना है। और नलोप संधि के बाद ये शब्द हमारा बन जाएगा महा प्लस उदय, ठीक है। महा प्लस क्या? उदय, ऐसा शब्द मेरा बनेगा। अब फिर से इसकी संधि होगी, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? हाँ। चलिए ऐसे कर लेते हैं। ध्यान दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। मा हा आ महा प्लस उदय। यहाँ पर आ और यहाँ पर ऊ, क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनाएगा, तो यहाँ बनेगा हमारा ओ। और ओ की वर्तनी ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये शब्द हमारा हो जाएगा मा हा ओ दय, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ओ की वर्तनी लगा लेंगे, हो जाएगा मा ओ दय। अब बता, महोदय में जब हम संधि किए महा और उदय का, तो हमारा जो शब्द बना वो ओ बना। क्या बना? ओ बना। और वो इसमें से देखिए आप लोग की किस स्वर में आता है। चलिए ये हमारा गुण में है, गुण स्वर है ना। और गुण स्वर आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। महोदय में जो संधि होगी वो यहाँ होगी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। क्लियर है? उसी प्रकार चलो इधर देखो, जैसे देखो
महा जोड़ इंद्र। देखो वो मही था उस समय, ये महा मतलब महान नहीं, महान है जो स्वामी, महान है जो इंद्र है ना। तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर होगा, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, महा महा और इंद्र। तो यहाँ पर ई और यहाँ पर क्या, दोनों मिला करके क्या बनेगा, ए। ठीक है, सुनिएगा, ये और ए के पास अपना कोई ऊपर में झंडी मुंडी नहीं दिखता है, लेकिन जब इसकी वर्तनी लगती है तो एक झंडी वाली होती है, ऐसे। क्लियर है, वर्तनी इसकी ऐसे होती है। तो ये हमारा जो शब्द बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ये वाला पहले लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये और ई तो हट जाएगा ना, ये भी हट जाएगा ना, चलिए ठीक, ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे। फिर इसका इसकी वर्तनी लगा लो, क्या हो जाएगा, क्लियर है। वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र क्या। चलिए फिर इधर देख लो, एक यहाँ भी देख लो। जैसे एक शब्द है मुका प्लस इस, मुका प्लस मुक्का नहीं होता है, मुका, मुक्का नहीं, मुका, मुका, मुका प्लस इस, है ना। और इसमें लास्ट में इसको ऐसे देख लो, मु का, मुका प्लस इस, नहीं। अब बताओ, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, आ और ई दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा, ये बनेगा, जिसकी वर्तनी ऐसे होती है, नहीं। तो हमारा जो शब्द बनेगा मुकेश, 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 है ना, ऐसा बन जाएगा हमारा शब्द। क्लियर है, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लेना चाहिए।